हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो जो प्रेसिडेंट का जो मैंडेटरी एड्रेस है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने स्टेटमेंट बतानी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अंडर आर्टिकल 87 में जो है ये मैंडेटरी प्रेसिडेंट एड्रेस है, जो मैंडेटरी है, मतलब जो देना ही देना एड्रेस है, जो एड्रेस करना ही है उसको कंपलसरी है, मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के लिए। कौन से इसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 87 में, और ये कौन से सिचुएशन में मैंडेटरी है। सो एक तो एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट टाइम लोकसभा मिलती है तो उस वक्त जो है प्रेसिडेंट एड्रेस कंपलसरी है, मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87। एंड एक होता है हर साल फर्स्ट सेशन में या फिर बजट सेशन में। सो एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। सो यहाँ पे दो ऐसी सिचुएशन है आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग जहाँ पे प्रेसिडेंट एड्रेस जो है वो मैंडेटरी है। एक तो फर्स्ट सेशन में आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारी। फर्स्ट स्टेटमेंट है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो यहाँ पे कह रहे हैं बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे थर्ड है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पार्लियामेंट्री सेशन। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं 2 और 3, जो होगा हमारा राइट आंसर होगा 2 और 3। सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा 2 और 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग सूस्ट्रीजन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूएस एफडीए इज़ यूज्ड फॉर। सो सूस्ट्रीजन ड्रग जो है ये बेसिकली अभी यूएस एफडीए ने अप्रूव्ड किया है, और ये किस चीज़ के लिए है, ये होता है क्रॉनिक पेन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन कंडीशंस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। सो हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन से हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ वॉलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल वाइल कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स दैम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूड किया जाता है जो वॉलेटाइल आइटम्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, पेट्रोल डीजल हो गया, तो यहाँ पे फूड एंड फ्यूल, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूड किया जाता है, और कोर इन्फ्लेशन में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, वाइल कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड दैम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है core inflation is a more stable measure of underlying inflation trends because it is not affected by temporary price shocks in food and energy markets। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि कोर इन्फ्लेशन जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि जो रेट्स होते हैं अप डाउन होते रहते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो इन्फ्लेशन ठीक से नहीं इसको मेजर कर सकते। दैट्स वाई कोर इन्फ्लेशन से जो है फूड एंड फ्यूल को हमेशा एक्सक्लूड रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 और 2। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्टेरॉइड बेनू इज़ नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। सो बेनू जो है ये बेसिकली एस्टेरॉइड है एक, और ये कार्बोनेशियस एस्टेरॉइड है, और इसके लिए एक स्टडी भी की गई, इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था बेनू एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए। सो इसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एस्टेरॉइड बेनू जो है, इसकी स्टडी के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, ये था ओसिरिस रेक्स मिशन। ओसिरिस रेक्स मिशन जो था ये बेनू एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए था। सो यहाँ पे हमने नॉट करेक्ट बताना है, जो एस्टेरॉइड बेनू से रिलेटेड नहीं है, जो इससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, इट इज़ अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्टिंग द अर्थ इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ही हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड नहीं है, और इसकी जो है कोई भी ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो इम्पैक्ट करे अर्थ को नेक्स्ट 50 ईयर्स में। इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है अर्थ पे, ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि वो कोलाइड हो जाएगा या अर्थ को इम्पैक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। सो इन्फ्लेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सॉरी यहाँ पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो इनकरेक्ट बतानी है जो गलत है। सो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, द रिटेल इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड।
सो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कंबाइंड वाला, ये इसके बेस्ड पे होता है, इसके ऊपर होता है रिटेल इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द, किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारी। और यहाँ पे हमने क्या बताना, इनकरेक्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द RBI इज 4+ और -2, 4+4 और -2%। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है किस पे बेस्ड होता है, रिटेल इन्फ्लेशन पे। रिटेल इन्फ्लेशन जो बेस्ड होता है वो किस पे होता है, CPI पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। और जो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है उसको सेट किया है RBI ने कितने पे, +4 -2 पे, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ हमसे पूछ रहे थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कौन सी, तो गलत कोई भी नहीं है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 नॉट 2। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following with reference to the factors that can contribute to an increase in the fiscal deficit। so इनमें से कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब इंक्रीज़ होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज़ होगा तो जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है यहाँ पे डिक्रीज़ इन टैक्स रेवेन्यू। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो टैक्स रेवेन्यू है वो अगर डिक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ होगा, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इंक्रीज़ इन पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज़ इन पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे डिक्रीज़ होता अगर तभी हमारी राइट स्टेटमेंट होती, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि इंक्रीज़ इन पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इंक्रीज़ अगर होगा पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट तो फिजिकल डेफिसिट जो है क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इंक्रीज़ करते हैं फिजिकल डेफिसिट को। सो ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर डिक्रीज़ होता कि डिक्रीज़ इन पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट तब ये स्टेटमेंट सही होती, बट ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर इंक्रीज़ करेंगे पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट को तो फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इससे भी फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो 1 2 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। हमने बताने थे कि कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू एन इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट। सो राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यूज, हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। सो यहाँ पे 1 2 4 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 2 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ करेक्ट पूछ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हाईलाइटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2024 to 2025। सो इनमें से हमने करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। सो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 है द सर्वे प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर बिजनेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इट सजेस्टेड अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द GST स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि GST स्ट्रक्चर में सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन सजेस्ट किया है इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ने। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट रिकमेंड्स अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। सो यहाँ पे थर्ड जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में कि ग्रेजुअल रिडक्शन की जाए कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में। सो ये कहीं भी मेंशन नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट है। 1 and 2 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5-point consensus is associated with which country's political crisis। सो 5-point consensus जो है ये बेसिकली म्यांमार से रिलेटेड है, म्यांमार पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगा, स्टेटमेंट ये ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, म्यांमार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज और GSP। सो इससे रिलेटेड हमने स्टेटमेंट्स बताने की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है द GSP इज़ अ ट्रेड प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड टैरिफ फ्री और रिड्यूस टैरिफ एक्सेस टू डेवलप्ड मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो ये GSP है ये एक ट्रेड प्रोग्राम है, उसको डिज़ाइन किया गया है कि टैरिफ फ्री या फिर जो टैरिफ होता है उसको रिड्यूस किया जाए ताकि जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं
एक्सपोर्ट्स के लिए, फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ से डेवलप्ड मार्केट्स तक पहुंच सके, डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट तक पहुंच सके। रिड्यूस, अगर टैरिफ रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये GSP जो है ये बेसिकली ट्रेड प्रोग्राम है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द GSP, यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है द GSP वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था GSP को। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। सो 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है द US सस्पेंडेड इंडियाज GSP बेनिफिट्स इन 2019 ड्यू टू कंसर्न्स ओवर मार्केट एक्सेस। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड थर्ड भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following with reference to the core areas of cooperation between India and ASEAN countries. So इंडिया एंड ASEAN कंट्रीज़ के बीच में कोर एरियाज कौन से हैं जहाँ दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं? सो एक तो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक है रीजनल सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड स्पेस रिसर्च। मिलिट्री अलायंसेज नहीं है। इंडिया जो है फॉलो करता है नॉन अलाइंड पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है, और वो मिलिट्री अलायंस किसी भी कंट्री के साथ नहीं बनाता है मिलिट्री अलायंस इंडिया। सो यहाँ पे जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा, रीजनल सिक्योरिटी होगी, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज होगा, स्पेस रिसर्च होगा। तो 1 2 3 4 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट होगा ओनली 4। सो ओनली 4 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।